तो ही गाइस, आज की इस वीडियो में हम असुर वेब सीरीज के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है। इसके आगे के 4 एपिसोड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको सब कुछ ढंग से समझ नहीं आ पाएगा। तो सीरीज की शुरुआत में हमें सीन 16 साल पहले उत्तर प्रदेश में दिखाया जाता है, जहाँ शुभ अपने साथी जगदीश को मारकर बोलता है कि इसका काम यही तक था, आगे का काम तुम दोनों का है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, यहाँ कुछ लोग केसरी को छोड़ने की मांग करते हैं। जज सीबीआई को 1 हफ्ते का टाइम देता है धनंजय राजपूत को कोर्ट में हाजिर करने को। बाहर केसरी सीबीआई से बोलता है कि आप मेरी चिंता छोड़ आने वाली टाइम की चिंता कीजिए, युग परिवर्तन होने वाला है। फिर हमें डीजे को दिखाया जाता है, जो हिमाचल के एक आश्रम में रहता है। एक बच्चा डीजे के पास आता है और उसे देखकर कहता है कि जब तक आप अपने दुख नहीं छोड़ोगे, आपके दुख भी आपको नहीं छोड़ेंगे। डीजे बोलता है, अपने दुखों का कारण तो मैं खुद हूँ। इस तरफ नुसरत को दिखाया जाता है। नुसरत को नैना का फोन आता है और वो निखिल के बारे में पूछती है। नैना निखिल से डिवोर्स के बारे में बोलने को कहती है। नुसरत नैना को बताती है कि निखिल 2 दिन से ऑफिस नहीं आया, मैं पता कर तुम्हें खबर देती हूँ। फिर नैना ऑफिस पहुँचती है। या टीवी पर निखिल की खबर चल रही होती है कि कैसे निखिल ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान की परवाह भी नहीं की। नैना अपने कैबिन में आती है। नुसरत निखिल को फोन लगाती है। निखिल यहाँ अपनी बेटी रिया के ख्यालों में रहता है और टब में डूबकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। तभी यह दरवाजे पर नुसरत आ जाती है। थोड़ी देर आवाज लगाने पर कोई नहीं आता तो ये एक चाबी से दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर ये निखिल को टब में पड़ा देखती है। ये जल्दी से निखिल को पानी की सतह से ऊपर लाती है। यहाँ सीबीआई शुभ के केस के लिए एक नई ऑफिसर को अपॉइंट करता है। इसका नाम ईशानी होता है। ईशानी को रसूल पर शक होता है, पर इसका सीनियर इसे नैना से पूछताछ करने को कहता है। नैना को अपनी बेटी के कातिल स्वाति की लोकेशन का पता चलता है सीसीटीवी फुटेज की मदद से। यहाँ नुसरत निखिल को समझा रही होती है कि तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, तुम्हें इस दर्द से उभरना होगा। तभी निखिल को उसके फोन पे कोड आता है। फिर ये और सीबीआई टीम इस कोड के लोकेशन पर पहुंचता है। यहाँ काफी देर ढूंढने पर इन्हें एक बॉडी मिलती है। यहाँ रसूल अपने गैंग के लोगों को मैसेज भेजता है तैयार रहने को। ये लोग बांग्लादेश में होते हैं। ये लोग रसूल को मैसेज भेजते हैं कि हम तैयार हैं रात 9 बजे के लिए। इधर नैना पूछताछ पूरी कर जा रही होती है। तभी निखिल इसे रोककर इसे मनाने की कोशिश करता है, पर नैना नहीं मानती। इस तरफ डीजे परेशान रहता है, जिस पर यह बालक डीजे को थोड़ी ज्ञान की बातें बताता है। इस बच्चे को आप विष्णु का रूप समझ सकते हो। थोड़ी दूर जाकर डीजे अपना फोन ऑन करता है, जिस पर खूब सारे मैसेज मिस कॉल आए होते हैं। यहाँ फोन ऑन करते ही नैना को डीजे की लोकेशन मिल जाती है। यहाँ ये लोग इस बॉडी का टेस्ट कर रहे होते हैं। निखिल इस बॉडी पर लगे टाके को खोलता है, जिसमें से एक घड़ी निकलती है और उसमें 12 तारीख 9:05 का टाइम सेट होता है। इसका पता लगाने के लिए ये लोग पुलिस स्टेशन में केसरी के पास जाते हैं। या डीजे को एक पार्सल आता है। इस पार्सल में डीजे की वाइफ की फोटो होती है। ये पार्सल देने वाला खुद को डीजे का शुभ चिंतक बताता है। यहाँ निखिल केसरी से पूछता है कि 9:05 पर क्या होने वाला है। केसरी से सीधे सीधे कुछ नहीं बताता। केसरी बोलता है कि आपको अपने गुस्से के कारण सामने कुछ दिखाई नहीं देता। केसरी उस घड़ी को तोड़ता है, जिसमें से एक रुद्राक्ष निकलता है। फिर निखिल को याद आता है कि एक बार शुभ ने उसे बताया था कि मृत्यु के समय असुरों की पीड़ा देख शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। उनकी आंख से निकले आंसुओं ने बीज का आकार लिया, जिसे रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। निखिल ये रुद्राक्ष अपने सीनियर को दिखाकर बताता है कि शुभ ने मुझे एक बार रुद्राक्ष की कहानी सुनाई थी। आदिकाल में असुरों ने 3 नगरों की रचना की थी, जिन्हें अकेले नहीं तोड़ा जा सकता। कहानी के आखिर में शिव ने एक तीर से एक साथ तीनों नगरों का विनाश कर दिया था। शुभ भी आज एक साथ 3 अटैक करने वाला है। फिर ये लोग विक्टिम की बॉडी और उसकी रिपोर्ट के जरिए अटैक की लोकेशन का पता करते हैं। यह रिपोर्ट में इन्हें विक्टिम्स के दांत में 3 फ्रेश इम्प्लांट्स मिलते हैं। ये इसके इम्प्लांट्स को निकालते हैं। इन इम्प्लांट्स को टेस्ट करने पर इन्हें अटैक की लोकेशन का पता चलता है। इस तरफ नैना डीजे से मिलती है और बताती है कि मुझे स्वाति का पता चल गया है, पर डीजे इसकी मदद करने से मना कर देता है। कुछ देर इनकी बहस होती है। फिर नैना यहाँ से जाने लगती है। डीजे एक तरफ जाकर अपना गुस्सा बयां करता है। यहाँ इन्हें अटैक की लोकेशन का पता चल जाता है। पहली लोकेशन मुंबई में एक मॉल की होती है, दूसरी दिल्ली के एक अस्पताल की होती है, तीसरी बेंगलुरु में एक घर की होती है। फिर ये लोग हर लोकेशन पर जाकर सिक्योरिटी तैनात कर देते हैं। शुभ के लोग सभी के टीवी फोन को हैक कर देते हैं। स्क्रीन पर यह मास्क दिखता है और शुभ सभी को बताता है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है, सिर्फ कली है। फिर स्क्रीन पर 3 लोगों की वीडियो चलती है और शुभ बताता है कि 3 मिनट बाद इन तीनों की मृत्यु निश्चित
जीत है, कोई भगवान या ऑफिसर इन्हें नहीं बचा सकता। ये लोग शुभ का फेस लोगों से मैच करते हैं पर इन्हें कुछ पता नहीं चलता। ये सब डीजे भी टीवी पर देख रहा होता है। यहाँ जिस पर अटैक होने वाला होता है निखिल को वो आदमी मिल जाता है। ये एक डॉक्टर होता है पर तब तक 3 मिनट खत्म हो जाती है और इस डॉक्टर को और मॉल में इस लेडी को और घर पे इस आदमी को छाती में दर्द होने लगता है और यही इनकी मौत हो जाती है। यहाँ नैना जाने लगती है, डीजे भी यहाँ आ जाता है और नैना की मदद के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ टीवी की स्क्रीन पर एक आदमी को दिखाया जाता है। इसे देख रसूल अपने हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है। यही इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 16 साल पहले माघ मेला दिखाया जाता है जहाँ एक बड़े विद्वान ज्ञान दे रहे होते हैं। यह शुभ और उसके साथी पहुंचते हैं। शुभ कुछ ज्ञान की बातें बताकर इस विद्वान का दिल जीत लेता है। ये विद्वान शुभ को अपने साथ अपने आश्रम त्रिलोक धाम में रहने को कहता है और शुभ को एक नया नाम भी देता है, सर्वानंद। शुभ मान जाता है। शुभ अपने साथियों को वापस भेजते हुए बोलता है कि जल्द मुलाकात होगी। फिर सीन हमें वापस से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ हर टीवी स्क्रीन पर उन्हीं 3 मर्डर्स की खबर चल रही होती है। यहाँ इन्हें विक्टिम की बॉडी से पेस मेकर मिलता है। या डीजे और नैना स्वाति के घर के बाहर उनके फोन की बातें सुनते हैं। इन बातों से हमें पता चलता है कि स्वाति किसी के कहने पर यह काम कर रही है। या डीजे और नैना स्वाति को कुर्सी पर बांध कर कुछ सवाल जवाब करता है पर स्वाति इन्हें कुछ नहीं बताती। तभी स्वाति का फोन बजता है। डीजे फोन उठाता है। यह शुभ डीजे को उसकी ईमानदारी के लिए ब्लेम करता है, बोलता है कि तुमने अपनी ईमानदारी से सब कुछ गवा दिया। गुस्से में डीजे स्वाति को मार देता है और उसके चेहरे पर असुर का मास्क लगा देता है। ईशानी अपने एक दोस्त से कहकर रसूल का फोन टैप करवाती है। यहाँ आश्रम में एक व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है। ये बच्चा इसे थोड़ा पानी पिलाकर इसके माथे पर हाथ फेरता है। तभी ये व्यक्ति होश में आ जाता है। यहाँ से इन्हें तीनों की बॉडी से पेसमेकर मिलता है। इस पेसमेकर को चेक करने पर इन्हें इसमें एक रेडियो चिप मिलती है। इन्हें समझ आता है कि पहले रेडियो चिप को टैप कर पेसमेकर को हैक किया गया और डेफिब्रिलेटर के शॉक को इतना इंस्टेंट कर दिया कि हार्ट फेल हो गया। या ये आदमी ये भी बताता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज लिमिटेड है। इसे हैक करने के लिए विक्टिम के आसपास होना जरूरी है, कम से कम 20 फीट। ये उस आदमी को ढूंढने के लिए सीसीटीवी चेक करता है। इस तरफ नैना भी डीजे के साथ शुभ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लग जाती है। डीजे शुभ के बारे में पता लगाने के लिए बनारस जाता है क्योंकि शुभ का पास्ट वही से जुड़ा है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि जिस अलार्म को इस आदमी ने बंद करने के लिए दबाया था उसमें ट्रांसमीटर डिवाइस है। जैसे इस आदमी ने अलार्म बंद करने के लिए बटन दबाया इसे अटैक आ गया था। फिर निखिल याद करने की कोशिश करता है कि उस वक्त 20 फीट के दायरे में कौन कौन था। निखिल को एक आदमी पर शक होता है। निखिल उसके बारे में डिटेल कलेक्ट करने और ढूंढने को कहता है क्योंकि अटैक आने से कुछ सेकंड पहले उसने अपनी जेब में हाथ दिया था बटन दबाने के लिए। यह डीजे वाराणसी के पुलिस स्टेशन में पहुंचकर कई साल पहले जेल में लगी आग के वक्त जो कैदी जेल में थे डीजे उनका रिकॉर्ड मांगता है पर ये इंस्पेक्टर इसे सीधे सीधे वो फाइल नहीं देता है। डीजे इसे सिगरेट पिलाकर एक कहानी बताता है कि एक आदमी ने जहर की 2 बूंदे किसी की सिगरेट में मिला दी और वो मर गया। किसी को अब तक उस कातिल का पता भी नहीं चला। ये सुनकर डर की मारी ये इंस्पेक्टर डीजे को फाइल दे देता है। यहाँ निखिल को स्वाति के मर्डर के बारे में पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर निखिल को शक होता है कि ये काम शुभ का नहीं है। रात को निखिल नैना से मिलता है और इसे स्वाति के मर्डर के बारे में बताता है। इस पर नैना बोलती है कि जैसा उसने किया वैसा उसने भुगता। फिर निखिल अपने ऑफिस में पहुंचता है। यहाँ इसकी डॉक्टर आती है और कहती है कि तुम क्लिनिक में नहीं आ रहे हो। मैंने तुम्हें 1 महीने का डोज दिया था और तुमने उसे 1 हफ्ते में ही ले लिया। तुम ज्यादा टेंशन ले रहे हो। तुम्हें इस केस से हट जाना चाहिए। पर निखिल कहता है मैं नेक्स्ट वीक क्लिनिक पर आऊंगा और इस केस को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इधर डीजे फाइल देखकर नैना को बताता है कि जब जेल में आग लगी थी उस वक्त 4 कैदी वहां से भाग गए थे पर मुझे लगता है कि उनमें से 3 कैदी भी शुभ के साथ ही वहां से भाग गए थे। इस दिन गेट सिर्फ फायर ब्रिगेड्स के लिए खुला था। गेट से बाहर केवल फायर ब्रिगेड्स ही जा सकते थे। फिर डीजे नैना को जेल की एंट्री भेजता है और कहता है कि चेक करो इन चारों से मिलने कौन कौन आता था। नैना फिर पूछती है कि वो चारों जेल से भागकर कहाँ गए होंगे। डीजे बताता है कि वो जरूर नदी के रास्ते गए होंगे क्योंकि शहर के सारे चेक पोस्ट बंद थे। फिर इन्हें पता चलता है कि जिस दिन शुभ जेल से भागा था उस दिन हरिश्चंद्र घाट के पास एक बोट चलाने वाला गायब हो गया था। डीजे नैना को उस दौरान कोई अनयूजुअल हुए क्राइम पता करने को कहता है। नैना डीजे को बताती है कि मिर्जापुर घाट पर एक डेड बॉडी मिली थी। फोटो देखने पर डीजे को इसके हाथ पर और शुभ के साथी जगमुंडा के हाथ पर सेम टैटू दिखता है और डीजे को पता लग जाता है कि यही शुभ के साथ भागा हुआ कैदी जगदीश मुंडा था। नैना बताती है कि जगदीश मुंडा से मिलने उसका भाई संतोष मुंडा आया करता था।
संतोष मुंडा फायर ब्रिगेड्स में काम करता था, अभी वो एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है। फिर डीजे संतोष मुंडा से हॉस्पिटल में जाकर पूछता है कि तुम अपने भाई और उसके साथियों को भगाकर कहाँ ले गए थे, जिस पर संतोष गोपाल गोपाल बोलता है। डीजे अपने टीम के एक मेंबर को गोपाल की डिटेल निकालने को कहता है। यहाँ निखिल को इस आदमी की लोकेशन का पता लग जाता है और ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ इन्हें कुछ फोटो ड्राइव के अलावा रिया की बनाई हुई ड्राइंग्स भी मिलती है। रसूल लैपटॉप से अपने पेन ड्राइव में डाटा रिकवर करने की कोशिश करता है पर लैपटॉप जल जाता है। निखिल को शक होता है कि इस डार्क रूम में ये व्हाइट दीवार कहाँ से आई। निखिल दीवार छूकर बताता है कि इस पर अभी पेंट किया गया है। दीवार पर फोकस करने पर इन्हें यहाँ कर्म नीति परिणाम वगैरह लिखा मिलता है। इस तरफ डीजे को पता चलता है कि जिसे इसने मार दिया था वही ओम पांडे था जो शुभ के साथ जेल से भागा था। अब जगदीश मुंडा और ओम पांडे तो मर चुके हैं, अब इन्हें बलवीर सुब्बे का पता लगाना होता है। यहाँ सेकंड एपिसोड खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत 12 साल पहले त्रिलोक धाम के आश्रम से होती है। शुभ इस धाम के गुरुजी और बाकी लोगों को जहरीला पानी देकर मार देता है। अगले दिन अखबार में खबर छपी है कि दूषित पानी से आश्रम के लोगों की मौत हो गई। फिर सीन वर्तमान में आता है। यहाँ निखिल की टीम को समंदर से क्लास मिलती है। यहाँ पर ईशानी निखिल को बताती है कि मुझे शक है कि रोनाल्ड सर को रसूल ने ही मारा है। या नैना और डीजे शुभ की वीडियो देखता है। नैना डीजे को बताती है कि शुभ के फॉलोवर को शुभ से बात करनी हो तो वो लाइव वीडियो में कमेंट के जरिए बातें करते हैं। डीजे को एक फॉलोवर के कमेंट पर शक होता है। नैना इन कमेंट के स्क्रीनशॉट लेकर इन कमेंट के पैटर्न को समझने की कोशिश करती है। इस तरफ निखिल की टीम के साथ शुभ के केस पर काम करने के लिए एक और टीम को भेजा जाता है। अभी ये साथ में काम करेंगे और ये अपनी लोकेशन भी चेंज कर देते हैं काम करने की। यहाँ डीजे को मैसेज आता है कि संतोष मुंडा का साला गोपाल चरण प्रयागराज में है। फिर डीजे प्रयागराज पहुंचता है। या डीजे गोपाल को जगदीश और उसके साथियों की फोटो दिखाकर पहचानने को कहता है। गोपाल शुभ को पहचान लेता है और बताता है कि इसे तो त्रिलोक धाम के गुरुजी अपने साथ आश्रम ले गए थे, वे इससे काफी प्रसन्न हुए थे। यहाँ कुल्लू में ये बच्चा बस में सफर कर रहा होता है। अचानक से ये बस रोकने को कहता है और बाहर आता है और बस कंडक्टर को बताता है कि आगे खतरा है, आगे मत जाओ। यहाँ एक कार और आती है। ये बच्चा इसको भी रोकता है। तभी अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सभी लोग इस बच्चे को थैंक्स कहते हैं। फिर ये खबर हर तरफ फैल जाती है। इस तरफ डीजे त्रिलोक धाम पहुंचता है। यहाँ एक आदमी डीजे को बताता है कि शुभ पहले यहाँ आया था पर यहाँ का पानी दूषित होने के कारण आश्रम के लोग और गुरुजी मर गए थे। तभी शुभ भी यहाँ से चला गया था पर एक लड़की इसमें बच गई थी। डीजे उसका पता पूछता है। यह बताता है कि पहले वो दिल्ली नवकला केंद्र में काम करती थी, अब भी शायद वो वही होगी। उसका नाम वृंदा श्रीवास्तव है। यहाँ कैसर को कोर्ट से बेल मिल जाती है। पोल नुसरत को बोलता है कि पानी में हमें जो बॉडी मिली है उस बॉडी के सहारे कैंसर के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट बना दो ताकि हम उसे फिर से अरेस्ट कर लें, पर नुसरत मना करती है। फिर आखिर में नुसरत को मानना पड़ता है। नुसरत कैसर के खिलाफ एक नकली रिपोर्ट तैयार करती है। इधर ईशानी रसूल पर नजर रखती है। रसूल फोन पर बात करता है पर ईशानी को इसकी बातें सुनाई नहीं देती क्योंकि रसूल अपने पर्सनल फोन से बात करता है और ये लोग इसके दूसरे फोन को टैप करते हैं। यहाँ डीजे दिल्ली में वृंदा के पास पहुंचता है। वृंदा से शुभ के बारे में पूछता है जिस पर वृंदा बताती है कि हम लोग मठ में मिले थे, शुभ ने मुझे जीने का तरीका सिखाया, फिर एक दिन वो चला गया। डीजे वृंदा को शुभ की सच्चाई बताता है पर वृंदा कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। डीजे जाने लगता है पर जाने से पहले वह वृंदा से शुभ की लिखी एक किताब ले जाता है। इस किताब पर वैसे ही कोड होता है जो शुभ की वीडियो के कमेंट में शो हुए थे। डीजे इन कोड को रिया को भेजकर इसे डिकोड करने को कहता है। इस तरफ निखिल और नुसरत स्वाति की बॉडी को जांचता है। यहाँ इन्हें ये तो पता लग जाता है कि इसे शुभ ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। ईशानी रसूल पर नजर रखती है। जब वो घर से बाहर जाता है तब ईशानी उसके घर जाकर तलाशी लेती है। यहाँ ईशानी को एक लाइटर मिलता है जिसके पीछे ड्राइव लगी होती है। ये लेकर ईशानी जाने लगती है। तभी रसूल आ जाता है। ईशानी बहाना बनाती है कि मुझे तुमसे कॉन्टैक्ट लिस्ट ट्रेस करवानी थी। रसूल ईशानी को घर पर चाय पीने को कहता है। रसूल चाय बनाता है। तब ईशानी कुछ किताबें देखती है जिसमें असुर की ड्राइंग्स बनी होती है। तभी रसूल यहाँ आ जाता है। ईशानी जरूरी काम का बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ एक जगह डीजे और निखिल मिलता है। निखिल डीजे को बताता है कि स्वाति को शुभ ने नहीं मारा। निखिल डीजे पर शक करता है। यहाँ इन दोनों में थोड़ी बहस होती है। निखिल डीजे को ब्लेम करता है कि तुम शुभ को जेल में नहीं डलवाते तो शायद ऐसा नहीं होता। यहाँ ईशानी एक ऑफिसर के पास जाकर उसे लोलाक्सर का बुलेट वुड एनालिस्ट करने को कहती है अनऑफिशियली। पहले तो ये ऑफिसर मना करता है पर बाद में मान जाता है। ईशानी रसूल के घर से मिली ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाती है। इस ड्राइव में ईशानी को अपनी फोटो और वीडियो मिलती है।
यहाँ नैना सभी कोड्स को डिकोड करती है तो पता चलता है कि एक हफ्ते बाद नक्षत्र वाले दिन अटैक होने वाला है, पर इन्हें यह पता नहीं होता कि अटैक कहाँ होने वाला है। डीजे नैना को यह बात निखिल और उसकी टीम को बताने से मना करता है। यहाँ निखिल के सीनियर को एक मैसेज आता है और इस सबको बताता है कि नक्षत्र वाले दिन अटैक होने वाला है। यहाँ रसूल अपने दूसरे फोन से अपने हैकर्स को एक मैसेज भेजता है। इधर नैना के कंप्यूटर में सिक्योरिटी अलर्ट का मैसेज आता है और फाइलें जाने लगती है। डीजे नैना पर गुस्सा होता है कि तुमने सीबीआई वालों को अटैक वाली बात क्यों बताई। इस तरफ केसर को बेल मिल जाती है। निखिल की टीम केसर के हर मूवमेंट पर नजर रखती है। यहाँ नैना भी केसर को ट्रेस करती है। इस केस में डीजे का साथ देने के लिए डीजे का एक और दोस्त आ जाता है। ईशानी निखिल को वह ड्राइव दिखाती है जो इसे रसूल के घर से मिली थी और जो फोटो वीडियो के बारे में बताती है जो इस ड्राइव के अंदर है। इस पर निखिल बोलता है कि अभी हमें यह अटैक रोकना जरूरी है, हम इसे बाद में देखेंगे। पर ईशानी रसूल पर नजर रखती है। रसूल ईशानी को किडनैप करवा देता है। इधर पोल को केसर को अरेस्ट करने का वारंट मिल जाता है। ये केसर को अरेस्ट करने जाता है। केसर अपनी कार से बाहर जा रहा होता है। ये लोग केसर का पीछा करते हैं पर बीच में एक टैंकर आ जाता है। टैंकर जाने के बाद ये लोग केसर की कार को ओवरटेक करते हैं। ये कार में देखते हैं तो कार में कोई और होता है। असल में जब पोल की कार के सामने टैंकर रुका था तभी केसर ने अपनी कार बदल ली थी। इधर केसर मजे से जा रहा होता है पर यहाँ से इसे डीजे किडनैप कर लेता है। इधर पोल का सीनियर पोल पर गुस्सा होता है कि आखिर कैसे केसर तुम्हारे हाथ से निकल गया। यहाँ निखिल को ईशानी कहीं दिख नहीं रही होती। वो इसे फ़ोन करता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी ईशानी को फंदे पर लटकाए रखती है। यहाँ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत 12 साल पहले सेंट्रल लाइब्रेरी से होती है। यहाँ एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ किसी प्रश्न का हल खोजने में लगा होता है। यहीं पर शुभ भी होता है। शुभ इस प्रोफेसर को इसके सवाल का जवाब देकर इसका दिल जीत लेता है। रास्ते में जाते वक्त ये प्रोफेसर शुभ को अपने साथ रिसर्च प्रोग्राम में शामिल होने को कहता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर के एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को शुभ ने मरवा दिया ताकि शुभ इस प्रोफेसर की नजरों में आ सके। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ ये लेडी ईशानी को फंदे पर लटकाए रखती है। थोड़ी देर बाद यहाँ निखिल पहुंचता है। निखिल को देख ये लेडी ईशानी के पैर से स्टूल हटा देती है और यहाँ से भाग जाती है। निखिल यहाँ पहुंचता है तो ईशानी मरी हुई मिलती है। निखिल को काफी दुख होता है ईशानी के जाने का। इस तरफ डीजे केसरी के फेस स्कैन कर नक्षत्र अटैक के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है मगर इन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। यहाँ निखिल अपने सीनियर को बताते हैं कि ईशानी को रसूल पर शक था, मैंने ईशानी की बातों पे ध्यान नहीं दिया और ये सब हो गया। तभी यहाँ रसूल पहुंचता है। निखिल रसूल पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। इस तरफ शुभ कंप्यूटर हैकर स्क्रीन पर आकर केसर को उसका जीवन वापस देने का आश्वासन देता है और डीजे को हरिवंश नाम के एक व्यक्ति की फोटो दिखाकर बोलता है इसे बचा सको तो बचा लो। इस तरफ एक लेडी और एक आदमी अनंत के पास आते हैं और इसे अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए कहते हैं। अनंत कुछ देर ध्यान लगाने के बाद इन्हें एक घर में ले जाता है। यहाँ इन्हें इनका बेटा मिल जाता है। अनंत एक बार फिर से खबरों की सुर्खियों में आ जाता है। इधर निखिल अपने सीनियर को बताता है कि ईशानी को रसूल के घर से एक ड्राइव मिली थी पर पोल बताता है कि हमें तो ईशानी के घर से कोई पेन ड्राइव नहीं मिली। इधर नैना को पता चलता है कि निखिल को शक है कि रसूल ने ईशानी को मारा है और लोलाक्सर को भी रसूल ने ही मारा है। रसूल और शुभ मिले हुए हैं। ये बात नैना डीजे को बताती है। डीजे हरिवंश की सारी इन्फॉर्मेशन एटीएफ को देने को कहता है और बोलता है कि एक आदमी की जगह हम लाखों लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। यहाँ निखिल को याद आता है कि ईशानी ने कहा था कि वह एक्सपर्ट से कहकर लोला की एनालिटिक्स रिपोर्ट बनवा रही है। यहाँ इस सीनियर ऑफिसर को हरिवंश के बारे में कुछ टिप मिलती है। ये लोग हरिवंश को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस ले आते हैं। यहाँ हरिवंश से पूछताछ कर इन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होती। निखिल पोल को बताता है कि शुभ ऐसे ही कोई काम नहीं करता, जरूर हरिवंश इस नक्षत्र अटैक से जुड़ा है। यहाँ नुसरत पानी में मिली बॉडी की रिपोर्ट को बाकी बॉडी की रिपोर्ट से मैच करने को कहती है। यहाँ एक व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक में एक फाइल देखकर जाता है। यहाँ ये लोग रसूल की जन्म कुंडली निकालते हैं पर इन्हें कोई खास चीज का पता नहीं लगता। फिर डीजे दिल्ली में वृंदा के पास जाता है और उससे बताता है कि वो तो उस दिन तुम मठ में नहीं थी वरना शुभ तुम्हें भी मार देता। वो कली बनकर कलयुग का राजा बनना चाहता है। डीजे इसे नक्षत्र वाले दिन के अटैक के बारे में बताता है। फिर कहीं जाकर वृंदा इसे बताती है कि वो हमेशा असुर के बारे में बातें करता था कि समाज ने असुरों को गलत समझा है। जाने से एक दिन पहले वह बता रहा था कि वह एक प्रोफेसर से मिला है। वो कुछ ऐसा बना रहा है जो दुनिया को बदल देंगे। डीजे को प्रोफेसर के नाम डिटेल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। या डीजे को उसके साथी का फ़ोन आता है और वो बताता है कि रसूल के स्कूल रिकॉर्ड और जमा के रिकॉर्ड में एड्रेस अलग अलग है। डीजे इसे दोनों जगह पूछताछ करने के लिए बोलता है।
यहाँ एक सीन में हमें नुसरत की फैमिली को दिखाया जाता है। इसमें नुसरत की बहन और इसकी माँ भी होती है। यहाँ नुसरत निखिल को बताती है कि मुझे नदी में मिली लाश के डीएनए से पता चला है कि वह कोई शालिनी स्वराज है। वह बायो प्लस कंपनी में काम करती थी और जो पीस मेकर्स हैक हुए वो इसी कंपनी के थे। ये लोग शालिनी के घर अपनी टीम भेजते हैं। इस तरफ ये लोग गाजियाबाद जाकर रसूल के बारे में पूछते हैं। यहाँ ये काका बताता है कि वो तो कब के दुबई चले गए। ये काका रसूल की फोटो देखकर बोलता है कि ये रसूल नहीं है। फिर इनमें से एक को याद आता है कि डीजे ने बताया था कि शुभ के साथ जेल से 3 कैदी और भागे थे। उनमें से 2 का तो पता चल गया था, तीसरा कैदी बलवीर सुबेर तो यही तो नहीं। यहाँ इन्हें शालिनी के घर से कुछ हार्ड ड्राइव लैपटॉप मिलते हैं। यहाँ ये लोग शालिनी की फ्रेंड से पूछताछ करते हैं। शालिनी की फ्रेंड इन्हें बताती है कि उसने 6 महीने पहले जॉब छोड़ दी थी। वह जॉब छोड़ने के बाद काफ़ी स्ट्रेस में रहती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, अर्जुन भल्ला। अर्जुन भल्ला एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। अगले दिन अर्जुन भल्ला के ऑफिस जाकर पॉल उससे पूछताछ करता है। यहाँ अर्जुन भल्ला बताता है कि वह शालिनी से 6 महीने पहले मिला था। अर्जुन भल्ला बताता है कि वो मेरी शालिनी से आखिरी बार 2 हफ्ते पहले बात हुई थी। फिर पॉल भल्ला से इसके पिछले 2 हफ्तों का शेड्यूल मांगता है। भल्ला का सेक्रेटरी पॉल को एक फाइल देते हुए बोलता है कि जब शालिनी की डेथ हुई तब मिस्टर भल्ला ऑस्ट्रेलिया में थे। यहाँ निखिल मदद के लिए नैना को ऑफिस बुलाता है। नैना से बताती है कि शालिनी के लैपटॉप से मुझे ऐसी फाइलें मिली है जो प्रोजेक्ट लॉन्च, ड्रोन अटैक्स, बैंक ट्रेंडिंग के लिए यूज होती है। यहाँ निखिल और नुसरत को पता चलता है कि लोलाक को उस दिन उसी के गन से मारा गया था। यहाँ कुछ और सबूत देखने के बाद इन्हें यकीन होता है कि रसूल ने ही लोलाक को मारा है। या डीजे के लोग बलवीर सुबेर उर्फ रसूल के घर जाते हैं। या बलवीर की माँ बताती है कि ये मेरा ही बेटा है। अगले दिन डीजे एटीएफ के ऑफिस आकर इस सीनियर ऑफिसर को बताता है कि शुभ के साथ जेल से जो 3 कैदी भागे थे, रसूल उनमें से एक है। उसका असली नाम बलवीर सुबेर है। डीजे इसको बलवीर की डीएनए रिपोर्ट भी दिखाता है जो रसूल से 100% मैच होती है। तभी निखिल बताता है कि लोलाक की मौत भी उसकी खुद के गन से हुई थी, ना कि किसी मशीन गन से। पर तभी ने पता चलता है कि रसूल अपने घर में नहीं है और ना ही उसका फोन लग रहा है। इस तरफ रसूल को शुभ की वीडियो कॉलिंग आती है। यहाँ रसूल शुभ को बताता है कि ईशानी को मेरे बारे में काफी कुछ पता चल गया था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और यहाँ टीवी पर खबर आ रही होती है कि आरबीआई के गवर्नर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यहाँ नुसरत को फोन आता है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वो जल्दी से यहाँ जाए। इस तरफ रसूल डीजे को फोन कर बताता है कि आपके टीम के एक मेंबर की जान खतरे में है, बचा सकते हैं तो बचा ले। डीजे नुसरत को फोन करता है और यहाँ जिस लेडी ने ईशानी को मारा था वो नुसरत को भी किडनैप कर लेती है। यह एपिसोड 4 खत्म होता है। तो गाइस आगे के 4 एपिसोड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।